हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जूलिया की कहानी, जो कि एंटन चेखव द्वारा लिखी हुई है, जो एक बहुत फेमस राइटर है इंग्लिश के। तो आइए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जन्म 29 जनवरी 1860 तागानरोग, रशिया में हुआ। रूस यानी रशिया। मृत्यु हुई 15 जुलाई 1904। परिचय। महान रूसी साहित्यकार एंटन चेखव प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। कथाकार यानी स्टोरी राइटर और नाटककार यानी ड्रामेटिस्ट, जो नाटक लिखते हैं। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। समाज में जो गलत चीज़ें समाज ने स्वीकारी हुई है, उसके खिलाफ उन्होंने लिखान किया है। प्रमुख कृतियाँ: ए ड्रीरी स्टोरी, द वाइफ, अन्ना एंड नेक, अ बैड बिजनेस, द बर्ड मार्केट, ओल्ड एज, ग्रीशा, आदि कहानी, इवानोव, द चेरी ऑर्चर्ड आदि इनके प्रसिद्ध नाटक है। ये सारा इनका लिखान है इंग्लिश भाषा में। ये जो कहानी है जूलिया, ये ट्रांसलेशन किया हुआ है हिंदी में। तो आइए शुरू करते हैं हमारी कहानी। ये जो कहानी है ये एक एकांकी कहानी है। इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। अब इस कहानी में लेखक ने कहा है कि अगर हम लड़ते नहीं हैं अपने अधिकारों के लिए, तो समाज या फिर जो बुरे लोग हैं वो हमें दबाते ही रहते हैं। इसलिए ये हमारा हक बनता है कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ें और अपने अधिकारों को हासिल करें। ये एक जूलिया कैरेक्टर, जूलिया जो एक दब्बू सी डरी डरी सहमी हुई सी एक लड़की है, जो कि लेखक के यहाँ काम करती है। यह है लेखक गृहस्वामी जी वैसे तो बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं, लेकिन जूलिया के दब्बूपन के प्रति उनके मन में थोड़ा गुस्सा भी है। इसीलिए इस कहानी के द्वारा लेखक हमें समझाते हैं कि हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। अपने दब्बूपन के कारण जूलिया को कई बार ऐसी चीज़ों का भी सामना करना पड़ा है कि उसे पूरी फ़ीस नहीं मिली है, उसकी पेमेंट पूरी नहीं मिली है, या फिर और चीज़ों के कारण उसे झूठ बोलकर दबाया गया है, क्योंकि वो इसके खिलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठाती थी, जिसका फ़ायदा कई सारे लोगों ने, जो गृहस्वामी के पहले कई सारे लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है। तो इस कहानी में लेखक ने जो एक सेविका होती है उसकी पीड़ा, क्योंकि वो अगर आवाज़ उठाती है तो उससे नौकरी से भी निकाला जा सकता है, उसका प्रदर्शन किया है। इसलिए वो बेचारी इस शोषण को भी चुपचाप सहती है और सही होने के बाद भी वो आवाज़ नहीं उठा सकती है। इसलिए इस कहानी में गृहस्वामी उसे सीख देते हैं। आइए हम कहानी को शुरुआत करते हैं। अब ये सीन कैसा है ये हम समझ लेते हैं। यहाँ गृहस्वामी जी ने उसे अपने स्टडी रूम में बुलाया है ताकि वो उसकी जो फ़ीस है, जो उसकी पेमेंट है, वो चुका सके। जूलिया दबे स्वर में कहती है, आपने मुझे बुलाया था मालिक? गृहस्वामी कहते हैं, हाँ, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। फिर जूलिया कहती है, शुक्रिया। गृहस्वामी कहते हैं, जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगा है कि तुम अपने आप पैसे भी मांगोगी नहीं, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? इस पर जूलिया कहती है, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। फिर गृहस्वामी कहते हैं, नहीं भाई, 30। ये देखो डायरी। पन्ने पलटते हैं वो। मैंने इसमें नोट कर रखा है, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। जूलिया फिर दबे स्वर में कहती है, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। गृहस्वामी ने इस पर फिर कहा, क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं। भाई
मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक भी दिन छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है। उस दिन तुमने काम कोई नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियाँ और ली है, ठीक है ना? जूलिया फिर दबे स्वर में कहती है, जी आप कह रहे हो तो ठीक। इस पर फिर गृहस्वामी दोबारा कहते हैं, अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19 नागे। हाँ तो भाई, घटाओ 60 में से 19, कितने रहते हैं? 41 रूबल, ठीक है। फिर जूलिया पूरी रोए जैसी हो जाती है और कहती है, जी हाँ। गृहस्वामी फिर डायरी के पन्ने पलटते हुए कहते हैं, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है यानी लिखा हुआ है, विधित है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर, मेरा भाग्य। हाँ, तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके लिए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। रुक कर, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए जूलिया कहती है, जी सुन रही हूँ। फिर गृहस्वामी कहते हैं, हाँ ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जूलिया लगभग रोते हुए अभी एकदम रोई सी हो गई है। जूलिया, जी नहीं, आपने कुछ नहीं। फिर बेचारी चुप हो जाती है। गृहस्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाओ डायरी। डायरी के पन्ने यूं ही पलटते हैं, यानी ऐसे दिखा रहे हैं उसको कि देखो, यानी मैं हर चीज़ नोट करता हूँ। यह कहते हुए कई लोग, बेचारे जो गरीब भोले भाले लोग होते हैं, उनको लूट लेते हैं। इसी तरह से गृहस्वामी जी जो है वो उससे बताने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर होता क्या है, इंसान कहता है नहीं सर जी, आपने लिखा है ना तो फिर सही होगा। जो बेचारे थोड़े से याद नहीं रख पाते, उनके साथ अक्सर ऐसा होता है। वो कहते हैं ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वो सही होगा। और इस तरह से बेचारे गरीब लोगों का शोषण करते हैं। स्वामी कहते हैं थोड़े कड़क स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिए हैं, ठीक है। घटाओ 27, 41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? अब जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज़ में बोलती है, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। इस पर गृहस्वामी कहते हैं जैसे आसमान से बिजली गिर पड़ी हो इस स्वर में, अच्छा देखो, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। अगर तुम ना बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूँ ही कुछ लिखता है, हाँ तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। फिर उसके हाथ में वो 11 रूबल देते हुए कहते हैं, संभालो, गिन लो, ठीक है ना? सी बेचारी की 80 रूबल की तनख्वाह एकदम काटते उन्होंने केवल 11 रूबल पर ही ला दी है।
अब जूलिया इतनी डर चुकी है कि उसके हाथ जो है वो थर-थर कर रहे हैं, काँप रहे हैं, और वही बेचारी काँपते स्वर में वो पैसे लेती है और उसी स्वर में जी धन्यवाद कहती है। फिर गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाते, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए। अब इतनी ऐसे दब्बूपन से जूलिया पैसे ले रही है और उसमें भी वो थैंक यू धन्यवाद कहती है, ये जैसे ही वो देखते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। एक्चुअल में गृहस्वामी सिर्फ उसकी परीक्षा ले रहे हैं। एक्चुअल में गृहस्वामी रियल में वो जो है ऐसे उसके पैसे काटने वाले या उसके आर्थिक शोषण करने वाले इंसान नहीं है। वो बस उसके दब्बूपन के लिए उसे एक सबक सिखाना चाहते हैं। फिर वो कहते हैं तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज़ काँपने लगती है। इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया है कि वो गुस्से में गृहस्वामी की भी आवाज़ काँपने लगी है। जूलिया, जी हाँ मालिक। फिर जूलिया की इस पर कहती है, जी हाँ मालिक, आपको धन्यवाद दे रही हूँ। फिर गृहस्वामी गुस्से में कहते हैं, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों जी हाँ मालिक। फिर जूलिया एकदम डर जाती है कि साहब को गुस्सा आ गया है, तो वो डरे हुए स्वर में कहती है, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हो। सिया ने बेचारी की जहाँ जहाँ उसने काम किया है उसके ऐसे ही काटते काटते उन लोगों ने पैसे बिल्कुल ठग ही लिए हैं उसको। बिल्कुल भी कोई भी उसे रुपया उसकी तनख्वाह भी उन्होंने नहीं दी है। लेकिन गृहस्वामी ने जो 11 रुपये दिए हैं उसके लिए वो उन्हें धन्यवाद कहती है, जिस पर गृहस्वामी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। इस पर गृहस्वामी गुस्से में और भी ज़्यादा लाल हो जाते हैं और उत्तेजित स्वर में एकदम कहते हैं, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया, मुझे ये बात जानकर ज़रा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। फिर थोड़ा स्वर धीमा कर लेते हैं, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया है। अब क्रूर मजाक यानी उन्होंने मजाक में ही उसकी जो तनख्वाह है वो 11 रुपये निकाली है, क्योंकि वो जानते हैं अगर वो चाहे और उसकी 80 रुपये है, उन्होंने झूठे हिसाब दिखा कर उसकी जो है वो तनख्वाह कट की है। लेकिन एक्चुअल में ऐसी कोई भी हिसाब उन्होंने भी नोट नहीं किया है, और कोई गलती जूलिया से हुई भी होगी तो उस तरह से ऐसे पैसे काटना उनका नहीं बनता है। लेकिन वो बस उसे एक सबक सिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा, यानी मैं तुम्हें एक पैसे से भी धोखा नहीं दूंगा। जितने तुम्हारे 80 रुपये बनते हैं मैं वो पूरी तनख्वाह तुम्हें दूंगा। जेब से पैसे निकाल कर, ये लो तुम्हारी 80 रुपये, मैं अभी तुम्हें इन्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न कर सके? अब गृहस्वामी अपनी असलियत पे आते हैं कि वो एक सबक सिखाने के लिए जूलिया से इस तरह से मजाक कर रहे थे, जो कि एक क्रूर मजाक था जिसके कारण जूलिया रो पड़ी थी। लेकिन वो उसे ये भी समझाते हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें लोग अच्छी कहें, कभी कभी हम अच्छा कहने की, लोग हमें अच्छा कहें, लोग हमें भला समझे, हमें बुरा ना समझे। इसीलिए कई बार हम क्या करते हैं, लोग हमारे साथ अगर गलत भी करते हैं तो भी हम उसका जवाब नहीं देते, बस ये सोचकर चुप रह जाते हैं कि अगर मैं जवाब दूंगा तो मुझे बुरा समझने लगेगा या ऐसा समझेगा कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। इसीलिए हम भला बनने के लिए सब कुछ अन्याय भी सहते रहते हैं। बस खामोश रहे और सारी जातियाँ सहता जाए। नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। यानी जो डरपोक है, भीरू है, जो अपने हक के लिए भी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, उन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। इस संसार में कोई स्थान नहीं है। जूलिया की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने हक के लिए लड़ना चाहिए।
अगर कोई गलत बोलकर या गलत कर कर हमारा शोषण कर रहा है तो हमें अवश्य उसके खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे वह इंसान अन्याय करना नहीं रोकेगा और इस तरह से समाज में अन्याय बढ़ता ही जाएगा। शोषित लोगों का शोषण होता ही रहेगा, इसे कहीं भी विराम नहीं मिलेगा। इसलिए यह समय की मांग है कि हमें अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए लड़ना ही है और यह लड़ाई हमें स्वयं ही लड़नी है। कोई और हमारी ओर से यह लड़ाई नहीं लड़ सकता। इसलिए हमें अपने हक को लेने के लिए, अधिकारों को पाने के लिए खुद ही आवाज़ उठानी है। इसके साथ ही हमने यह वीडियो कंप्लीट किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।